नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एडवोटेक निखिल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि हिंदी में प्राथमिकी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, एफआईआर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। अपने आस पड़ोस में टीवी सीरियल्स फिल्म्स में कहीं ना कहीं आपने इस बारे में सुना होगा कि किसी एक ने किसी दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, या इस तरह की आपने किसी को धमकियां भी देते हुए सुना होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी एफआईआर के बारे में बात करने वाले हैं कि एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है, कहाँ दर्ज करवा सकता है, किसके खिलाफ दर्ज करवा सकता है, एफआईआर दर्ज करवाते वक्त किन किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए, और यदि आपकी एफआईआर दर्ज ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानें कि एफआईआर कहते किसे हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी घटना जिसके बारे में आपको लगता है कि ये एक आपराधिक घटना हो सकती है, उस घटना की सूचना तत्काल प्रभाव से आपको संबंधित पुलिस थाने में देनी चाहिए। और जब आप ऐसी किसी भी घटना की कोई भी जानकारी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं तो उस सूचना को, क्योंकि वो सबसे पहली सूचना होती है, उस सूचना को पुलिस एफआईआर कहती है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि उस अपराध की या उस घटना की पहली वो सूचना जो पुलिस के पास रिकॉर्ड पे आई है। अब ये देखें दोस्तों कि एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों, एफआईआर कोई भी दर्ज करवा सकता है। यदि आपके आस पड़ोस में कहीं पे ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जिसे आपको लगता है कि वो एक आपराधिक घटना होगी, फॉर एन एग्जाम्पल यदि कोई चोरी हुई है और जिस प्रमाइसेस में चोरी हुई है उसके लैंडलॉर्ड या मकान मालिक वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो पड़ोसी होने के नाते आप पुलिस को इस बारे में सूचना दे सकते हैं। यदि आप रोड पे राह चलते अगर कहीं कोई मारपीट देखते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं, तो उसकी सूचना आप भी पुलिस में दर्ज करवा सकते हैं। तो प्राथमिकी जो है वो कोई भी दर्ज करवा सकता है, किसी भी घटना के बारे में दर्ज करवा सकता है। इस बात की ये होना भी जरूरी नहीं है कि आप उस घटना स्थल पर मौजूद हों। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसी घटना घटित हुई है या कहीं ऐसा कोई अपराध हो रहा है या जिसकी होने की संभावनाएं हैं और जिसके बारे में आपके पास में कोई एक जानकारी है जो सही हो या ना हो, लेकिन उस बारे में आपको पुलिस को सूचना देनी जरूरी होती है, तो पुलिस उस सूचना को बतौर प्राथमिकी अपने रोजनामा में दर्ज करती है। और यदि पुलिस के पास में ऐसे अपराध की कोई सूचना हो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो तुरंत पुलिस एफआईआर काट के उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि एफआईआर कोई भी दर्ज करवा सकता है। ऐसे कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो अपराध की श्रेणी में आता हो, जिसके बारे में आप पुलिस में जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब बात आती है कि एफआईआर कहाँ दर्ज होनी चाहिए। तो एफआईआर दोस्तों वहाँ दर्ज होगी जहाँ पर वो घटना घटित हुई है, यानी कि अगर कोई चोरी हो रही है तो वो मकान या वो प्रमाइसेस या वो दुकान जिस थाना क्षेत्र में आते हैं उस थाना क्षेत्र में ही उसकी एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। यदि आप ऐसी कोई घटना देख रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल यदि आपने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा है, तो वो एक्सीडेंट जिस जगह पे हो रहा है उससे संबंधित थाना क्षेत्र जो होगा वहाँ पर उसकी प्राथमिकी यानी कि उसकी एफआईआर दर्ज होगी। अब यदि ऐसा कोई एक्सीडेंट जो कि हाईवे पे हो रहा है, तो वो हाईवे का वो हिस्सा जिस थाना क्षेत्राधिकार में आता होगा वहाँ के थाना क्षेत्राधिकार में उसकी प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि आपके साथ में ऐसी कोई घटना घटित हो रही है जिसकी एफआईआर आप दर्ज कराने जा रहे हैं। तो जनरली होता क्या है, थाने में जैसे ही आप थाने में जाते हैं वहाँ पर एक डेस्क होती है, असिस्टेंट्स एक डेस्क बनी हुई होती है, उस पर बैठा व्यक्ति आपसे संपूर्ण जानकारी लेता है और एक संबंधित अधिकारी के पास में आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको भेज देता है। अब दोस्तों, होता ये है जनरली कि कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की है, तो इस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस अवस्था में आपके इलाके से संबंधित एसपी, डिप्टी एसपी या आप अपने शहर के आईजी, डीआईजी के पास में इस बारे में सूचना दर्ज करा सकते हैं। आप उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, अपनी शिकायत या अपनी
जो भी आपकी समस्या है उसको आप लिखित रूप में और उच्च अधिकारियों के पास ले जा सकते हैं, जहां से वो संबंधित थानों में उस सूचना को प्रेषित कर देते हैं और वहां पर थाना अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। अगर थाना अधिकारी को लगता है कि इसमें एफआईआर दर्ज करने से पहले भी किसी प्रकार की जांच करनी है तो वो उस एफआईआर को लंबित प्रक्रिया में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि यदि आप ऐसी अवस्था में हैं जहां पे आप आईजी, डीआईजी या संबंधित एसपी के पास में नहीं पहुंच सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कई बार ऐसा होता है कि घरेलू हिंसा के मामलों में जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है वो महिला संबंधित थाने में भी नहीं पहुंच सकती है और वो संबंधित एसपी, डिप्टी एसपी या आईजी के पास में भी नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में आप लिखित एक चिट्ठी के रूप में अपनी सारी जानकारी आईजी या डीआईजी के पास में बतौर रजिस्टर्ड इंडियन पोस्ट आपको भेज देनी चाहिए। यदि और इंडियन पोस्टल से भेजने का मतलब मेरा इतना सा है कि उसका आपके पास में रिसीट होती है, एक एविडेंस आपके पास में रहता है कि आपने सूचना भेजी थी थाने में या संबंधित अधिकारी को आपने सूचना भेजी है और उन्होंने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया या नहीं लिया वो आपको उसके बारे में मालूम रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जरिए डाक भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आज की तारीख में ऑनलाइन भी एफआईआर हो रही हैं, जैसे किसी व्यक्ति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट या आपका कोई सामान रास्ते में खो जाने की रिपोर्ट भी आप जो है वो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में इस तरीके का प्रोविजन अभी आ गया है। तो दोस्तों, ये तो हो गया एफआईआर दर्ज करवाने की एक साधारण प्रक्रिया। और इस मामले में यदि आप चाहें तो आप अपने किसी वकील की मदद ले सकते हैं जो आपके लिए एफआईआर लिखेगा और संबंधित थाने में आपके लिए उपस्थित होकर आपकी मदद भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आपने चिट्ठी भी भेज दी, आपने थाना अधिकारी से संपर्क भी कर लिया, आपने आईजी साहब से भी संपर्क कर लिया, लेकिन आपकी जो परेशानी है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आप अभी भी उसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो ऐसे मामले कैसे हो सकते हैं? जनरली क्या होता है दोस्तों कि प्रॉपर्टी के या कंस्ट्रक्शन के इस तरीके के जो मामला होते हैं जिनमें तत्काल या इमीडिएट कोर्स में पुलिस को एक्शन लेने की आवश्यकता, पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद वो उसमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत ना समझती हो, तो वो उसमें कार्रवाई भी करने में डिले हो सकती है। कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आपके पास में एक और सॉल्यूशन है इस चीज का कि यदि पुलिस आपकी एफआईआर पे कार्रवाई ना करे तो आप अपने जहां पे भी घटना हुई है उस घटना के क्षेत्राधिकार से संबंधित जो भी सक्षम न्यायालय हो, आप वहां न्यायालय में एक लिखित प्रतिवेदन पेश करके, जिसका एक सर्टेन फॉर्मेट होगा जो आपके वकील आपको बताएंगे, उस फॉर्मेट के माध्यम से आप अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी एफआईआर। और अदालत जो है वो सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में उसको संबंधित थाना अधिकारी के समक्ष भेज देती है और इस बात के निर्देश भी दे सकती है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करें और जो मकबूल कार्रवाई होनी चाहिए वो उसमें कार्रवाई अमल लाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई सारी वो बातें कि एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है और एफआईआर कहाँ पे दर्ज करा सकता है। अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है दोस्तों कि एफआईआर दर्ज करवाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि एफआईआर दर्ज करवाते वक्त बहुत ही सोच समझ के तथ्यों को लिखवाना चाहिए। यदि आपके पास में एफआईआर की संपूर्ण जानकारी है तो उस जानकारी को संक्षेप में आप एफआईआर में लिखवाएं। यदि आपके पास में ऐसे किसी तथ्य की जानकारी है जिसमें आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम बतौर नामजद एफआईआर के तौर पे उसमें लिखवाया जा सकता है। आपके पास में अगर घटना के स्थान के संबंध में संपूर्ण जानकारी है तो वो भी उसमें आनी चाहिए, घटना का समय, और यदि आपने ऐसी कोई चीज़ घटना होते वक्त वहाँ पे मौजूदगी में देखी हो आपकी मौजूदगी में तो उस घटना का भी एक संक्षेप ब्यौरा उसमें आना जरूरी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एफआईआर इतनी बड़ी ना हो कि उसमें लिखे गए कंटेंट आपके खिलाफ कभी इस्तेमाल किए जा सकते हो, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा और वो मुकदमा शुरू किया जाएगा
तो सामने वाले पक्षकार के वकील जो हैं वो आपसे भी जिरह बहस करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशंस भी होते हैं पूरी प्रक्रिया में उस वक्त। और चूंकि घटना घटित होने के काफ़ी लंबे अरसे बाद में मुकदमे में ये सारे स्टेप्स आते हैं, तो उस दौरान वो समय आने तक आप बहुत सारे तथ्यों को या तो भूल जाएंगे या क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सारे फैक्ट जो हैं वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गवाह होंगे, कुछ जवाब देंगे, कुछ मुकरेंगे, कुछ उपस्थित नहीं होंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों कि पुलिस की जांच और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अलग होती है और मुकदमे के चलने का वास्तविक स्वरूप जो होता है वो अलग होता है। तो आप जो एफआईआर लिखवाएं उस एफआईआर में सारे कंटेंट जो हैं वो बड़े संक्षेप में होने चाहिए, नीट एंड क्लीन क्रक्स वाली एफआईआर होनी चाहिए, और उसमें इस तरह की किसी भी घटना का जिक्र नहीं होना चाहिए जो कि मनगढ़ंत घटना प्रतीत होती हो। वहां से आपका मुकदमा कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा और आपके पास में ऐसी किसी भी जानकारी को छुपाना नहीं चाहिए जो जानकारी, जिस जानकारी की वजह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर किसी तरीके का प्रभाव पड़ने वाला हो। और अगर आपने ऐसे किसी झूठे और गलत तथ्यों के बिहाफ पर कोई एफआईआर करवाई है तो यकीन मानिए उस एफआईआर के सारे कंटेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे और उसी एफआईआर में आपको भी मुलजिम बनाया जा सकता है। और न्यायालय चाहे तो वो आपके खिलाफ भी इस मामले में, झूठी एफआईआर लिखवाने के मामले में कॉग्निजेंस ले सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि एक एफआईआर कैसी होनी चाहिए, उस एफआईआर के कंटेंट कितने बड़े होने चाहिए, कितना उसमें लिखा जाना है, ये उस घटना के संक्षेप सार के तौर पे लिखा जाना चाहिए। घटना की एफआईआर कौन करवा सकता है, घटना की एफआईआर किसके माध्यम से होनी चाहिए, कहाँ पे एफआईआर करवाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके साथ में बड़े संक्षेप में शेयर करने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियोस के बारे में आपके पास में जानकारी रही है। अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई सवाल है तो आप वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे खुशी होगी, मैं उन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपके पास पूरी जानकारी मिले। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। एक और बात है दोस्तों जो मैं पहले आपके साथ शेयर करना भूल गया था, लेकिन मुझे इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद में मुझे याद आया कि ये भी मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए। तो वो ये है दोस्तों कि मैंने ही आपको बताया कि एफआईआर जो दर्ज होगी वो घटना से संबंधित जो भी थाना क्षेत्र होगा उसी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी जो कि एक जाने माने टीवी रिपोर्टर हैं, उनके खिलाफ हिंदुस्तान के कई अलग अलग शहरों में, कई अलग अलग जगहों पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये कैसे हुआ? तो दोस्तों ये ऐसे हुआ है कि एक एक्स व्यक्ति हैं जो टीवी पर बैठे अर्नब गोस्वामी साहब का कार्यक्रम देख रहे हैं और वो प्रोग्राम देखते वक्त अर्नब गोस्वामी के किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से उनको बड़ा धक्का लगा और वो आहत हो गए। तो वो जिस घर में बैठे हैं या जिस जगह पर बैठे हैं या जिस दुकान में बैठे हैं, जिस जगह पे वो खड़े हैं, वो स्थान जहाँ पर उन्हें वो परेशानी हुई है, यानी उस वीडियो से, उस कंटेंट को सुनने से उनको जो पीड़ा हुई है, मानसिक पीड़ा हुई है, उसको लेते हुए वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यानी कि उनको जहाँ पे भी वो नॉलेज में आया, वो कंटेंट जिस जगह पे उनको नॉलेज में आया, उसी संबंधित थाना क्षेत्राधिकार में वो उसके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो एफआईआर कराने से कोई किसी को रोक भी नहीं सकता है। तो इस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही कंटेंट के ऊपर कई लोगों ने अपनी अपनी एफआईआर दर्ज कराई, जिसको आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को एक साथ स्टे कर दिया। एक एफआईआर को उन्होंने स्टे नहीं रखा है, जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। उस इन्वेस्टिगेशन तो दोस्तों इस वीडियो की मुझे फिर से एंडिंग करनी पड़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपके साथ में और इस तरह की कई सारी बातें जो कानून और टेक्नोलॉजी से जुड़ी होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, आप किस बारे में सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी बारे में आपके साथ में जल्द से जल्द कुछ सूचनाएं
आपके साथ में साझा करूं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।